पढ़ चैप्टर 5। चलिए शुरू करते हैं। मालती जी और सरस्वती जी अपनी ख्याली पुलाव बनाने में इतनी बिजी थी कि उन्हें ख्याल ही नहीं रहा कि अभी तक ऊपर कमरे में कोई आवाज़ या शोर शराबा नहीं हो रहा था, क्योंकि हमेशा ही जब आयुष्मान और माया मिलते थे या फिर आपस में कभी टकरा भी जाते तो उन दोनों में सिर्फ बहस और लड़ाई के सिवा कुछ नहीं होता था। और हमेशा ही आयुष्मान ही शुरुआत करता था, क्योंकि माया उसकी नज़रों में हमेशा ही खटकती थी। इतनी देर से आयुष्मान नीचे नहीं आया था और सरस्वती जी ऊपर की तरफ देखते हुए मालती जी से कहती हैं, भाभी इतनी देर हो गई पर अभी तक आयुष्मान नीचे नहीं आया और ना ही कमरे में कोई आवाज़ आ रही है, आखिर ऊपर चल क्या रहा है। तो मालती जी भी थोड़ा नाराज़गी से ऊपर की तरफ देखते हुए कहती हैं, पता नहीं ये माया कौन सा ड्रामा कर रही होगी, ये मेरे बेटे का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती, नागिन की तरह उसे चिपकी हुई है। पता नहीं भगवान जाने कब ये मेरे बेटे का पीछा छोड़ेगी। ऊपर कोई ना कोई तमाशा तो कर रही होगी, लेकिन अभी तक ऊपर से आवाज़ क्यों नहीं आ रही। तो सरस्वती जी भी थोड़ा सोच कर कहती हैं, तो एक काम करते हैं भाभी, चलकर देखते हैं। तो मालती जी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ वैसे कह दो, तुम बिल्कुल सही रही हो, चलकर देखते हैं कि आखिर ऊपर चल क्या रहा है। ये बोल मालती जी और सरस्वती जी दोनों ही सोफे से उठकर ऊपर की ओर जाने लगती हैं कि तभी उनके कान में किसी के जूते की आवाज़ गूंजती है, जिसे सुन दोनों के ही चेहरे का रंग एकदम से पीला पड़ गया, क्योंकि वह दोनों ही इस जूते की आवाज़ बहुत अच्छे से जानती थी। और सरस्वती जी एकदम से मन ही मन कहती है, हे भगवान, भैया को भी अभी आना था, अगर भैया को पता चला तब तो हो गया कल्याण। वही मालती जी के चेहरे का रंग भी एकदम से ठंडा पड़ जाता है। उनके मन में घबराहट की घंटी बज चुकी थी। वहीं मिलन जी आज ही स्पेन से मीटिंग से लौटे थे। जब उन्हें पता चला कि आयुष्मान का एक्सीडेंट हो गया है तो उन्होंने जल्द से जल्द इंडिया आने के लिए फर्स्ट फ्लाइट करवा ली और सारी मीटिंग छोड़कर जल्द से जल्द इंडिया आ गए, क्योंकि भले ही मिलन जी ऊपर से बहुत सख्त किस्म के इंसान दिखते थे और हमेशा ही आयुष्मान को डांटते थे उसकी गलतियों के लिए, लेकिन वो सबसे ज़्यादा प्यार भी उसी से करते थे, बस दिखाते नहीं थे। लेकिन जब वो अपनी बीवी और बहन को यहाँ एक साथ देखते हैं तो उनकी आंखें छोटी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों ही हॉस्पिटल की जगह यहाँ घर पर बैठी होंगी। वैसे सरस्वती का तो कोई उम्मीद थी करने की, उनका बैल से भी मन नहीं था, क्योंकि वो तो थी ही कामचोर। लेकिन मालती जी, उनके कलेजे का तो टुकड़ा था उनका बेटा, तो वो भला यहाँ क्या कर रही हैं। वहीं दोनों के ही चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। सरस्वती जी और मालती जी दोनों घबराहट से पहले एक दूसरे को देखती हैं और फिर एक साथ पीछे मुड़कर मिलन जी को देखने लगती हैं। दोनों के ही चेहरे को देख ऐसा लग रहा था जैसे दोनों को ही सांप सूंघ गया हो। वहीं मिलन जी जब उन दोनों के चेहरे का रंग ऐसा उड़ा हुआ देखते हैं तो अपने सर को हल्का सा रफ करते हुए कहते हैं, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे स्टैचू की तरह क्यों खड़ी हो, हॉस्पिटल नहीं गई। मिलन जी की तेज आवाज़ सुन उनके सवाल का जवाब देते हुए मालती जी हड़बड़ाकर कहती हैं, हाँ हाँ वो जाने वाले थे, लेकिन आप इतनी जल्दी कैसे, और यहाँ आप तो एक हफ्ते बाद आने वाले थे। तो मिलन जी मालती जी की ये बात सुन अपनी आंखें छोटी कर कहते हैं, जिससे मालती जी थोड़ा घबरा जाती हैं। लेकिन फिर मिलन जी कहते हैं, तुम्हें मुझे यहाँ देखकर खुशी नहीं हो रही क्या। मालती जी एकदम से घबराते हुए कहती है, ऐसा नहीं है, आप क्या कह रहे हैं, अचानक ही आप आ गए, चलिए कोई बात नहीं, आप थक गए होंगे, आप जाकर आराम करिए कमरे में। ये बोल मालती जी रामू को बुलाती हैं। वहीं रामू भी मालती जी की आवाज़ सुन जल्दी से आ जाता है। तो मालती जी मिलन जी के सामान को कमरे में रखने के लिए कहती हैं और फिर अपने चेहरे पर घबराहट छुपाकर बड़ी सी मुस्कुराहट लाकर मिलन जी के पास उनके बाजू को पकड़ते हुए कहती हैं, आप भी काफ़ी थक गए होंगे, जाकर फ्रेश हो जाइए, तब तक रामू काका से कहकर आपके लिए कुछ बनवा देती हूँ। मालती जी की इतनी मीठी मीठी बात मिलन जी को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि उनकी इतनी मीठी बात हमेशा ही उन्हें किसी न किसी खतरे की घंटी लगती थी। इसीलिए वो एकदम से उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहते, नहीं मैं इतना भी नहीं थका हूँ। और फिर उनका हाथ अपने बाजू से हटाते हुए कहते हैं, वैसे माया कहाँ है, नज़र नहीं आ रही। माया का नाम सुन मालती जी का चेहरे का रंग एकदम से फीका पड़ जाता है। वहीं सरस्वती जी भी एकदम से घबरा जाती हैं।
वहीं मिलन जी दोनों के ही चेहरे का रंग उड़ा हुआ देख अपनी आंखें छोटी करते हुए कहते हैं, कहीं तुम दोनों ने मिलकर फिर से तो कुछ नहीं किया है? अगर ऐसा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोल वो गुस्से से अब माया के रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं मालती जी और सरस्वती जी जो अभी तक थोड़ी हैरान थी, उन्होंने उस मिलन जी को रूम की तरफ जाते देख एकदम से घबराहट से उनके पीछे जाने लगती हैं ताकि वो उन्हें रोक सके, क्योंकि कमरे में तो आयुष्मान था। वह दोनों नहीं चाहती थी कि मिलन जी जाकर ऊपर सारा किया कराया चौपट कर दे और आज जो डिवोर्स होने वाला है वो फिर से थम जाए। वहीं कमरे में आयुष्मान माया को नॉन स्टॉप किस कर रहा था, जिससे अब माया की सांसें अटकने लगी थी। वह तो सही से सांस भी नहीं ले पा रही थी, जिससे अब वो छटपटाने लगी थी। वहीं आयुष्मान अब को जब ये फील होता है तो माया को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वो एकदम से उसे छोड़ देता है। वहीं माया जैसे ही आयुष्मान से छूटती है तो अपने सीने पे हाथ रख जोर जोर से सांस लेने लगती है। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे अगर आयुष्मान उसे नहीं छोड़ता तो कुछ ही पल में उसकी जान चली जाती, क्योंकि आयुष्मान उसे बहुत ही वाइल्डली किस कर रहा था, जिसकी वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रही थी और उसके दिल की धड़कनें तो बिल्कुल मेट्रो की स्पीड से बढ़ रही थी। वहीं माया के गुलाबी होठ अब पूरी तरह से लाल हो चुके थे, जैसे उसमें अभी खून भरा हो जो हल्का सा सुई चुभने से बह जाएगा, क्योंकि उसके होठों पूरी तरह से लाल हो चुके थे। यह सब आयुष्मान का ही कारनामा था, जिसे देख ना जाने कि उसके दिल में एक मिठास से घुल रही थी। वहीं माया का दिल की धड़कनें तो ऊपर नीचे हो रही थी। उसे तो अभी भी अब ऐसे मानो यह सब सपना ही लग रहा था। वहीं आयुष्मान तो बस माया को ही प्यार से देख रहा था, जैसे मानो माया में ही उसकी दुनिया हो और उसकी आंखों में ना जाने कितने ही जन्म का प्यार नजर आ रहा था। वहीं मिलन जी भी मालती जी और सरस्वती जी के आगे ना जाने की कोशिश देख इतना तो समझ गए थे कि ना जाने कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो ये दोनों उन्हें आगे नहीं जाने दे रही। इसीलिए वो उन दोनों को ही इग्नोर कर डांटते हुए आगे बढ़ जाते हैं और एकदम से माया के कमरे के सामने आकर एकदम से उसका दरवाजा खोल देते हैं, जिससे सामने आयुष्मान की पीठ नजर आ रही थी, जो पीठ की साइड होकर खड़ा था और उससे अभी भी हॉस्पिटल की ड्रेस ही पहनी हुई थी। वहीं माया उन्हें नजर आती है, जो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही ज्यादा घबराई हो, क्योंकि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही ऐसे थे। उसे इस तरह देख मिलन जी को गलतफहमी हो जाती है और वो तेज कदमों से कमरे में बढ़ने लगते हैं, क्योंकि आयुष्मान की पीठ की वजह से उन्हें उसका चेहरा नजर नहीं आता और वो उसे पहचान नहीं पाते और उन्हें लगता है कि उनकी प्यारी पत्नी और बहन ने यहाँ किसी लड़के को माया को परेशान करने के लिए भेजा है, ताकि वो उसके कैरेक्टर को गलत साबित कर सके। इसीलिए वो एकदम से गुस्से में तमतमाए हुए अपने कदमों से आगे बढ़ते हैं और अपने सामने खड़े लड़के को एकदम से तेज कदमों से उसके पास पहुंच जाते हैं और फिर कंधे से पकड़ उसे सीधा अपने सामने कर एक जोर का थप्पड़ उसे गाल पर रख देते हैं, जिससे पूरे कमरे में थप्पड़ की आवाज गूंज उठती है। वहीं मालती जी और सरस्वती जी जो अभी दरवाजे पर पहुंची थी, वो इस आवाज को सुन और सामने का नजारा देख एकदम से बर्फ की तरह जम जाती है। वहीं माया को भी ये देख एकदम से जोर का झटका लगता है और वो अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लेती है। वहीं आयुष्मान यूं अचानक से इस थप्पड़ के लिए तैयार नहीं था, जिससे उसके चेहरे पर मिलन जी की 5 उंगलियों के निशान छप चुके थे और उसका चेहरा दूसरी तरफ हो गया था। वहीं मिलन जी गुस्से से तमतमाए हुए आयुष्मान के चेहरे को देख रहे थे, जो दूसरी तरफ मुड़ गया था, क्योंकि उन्होंने अभी भी उसे पहचाना नहीं था। आखिर अब क्या होगा आगे? क्या होगा मिलन जी का रिएक्शन और क्या आयुष्मान करेगा अपने डैड के साथ? क्या वो उनके थप्पड़ का जवाब देगा या फिर उनके थप्पड़ को खाने के बाद भी मुस्कुराएगा पागलों की तरह? और क्या होगा मालती जी और सरस्वती जी का रिएक्शन आगे जानेंगे जल्द ही। मिलते